ओके। आप लिखिए बी आर अम्बेडकर के बारे में हमने कल लिखा नहीं था, तो अब बी आर अम्बेडकर क्या था? बी आर अम्बेडकर सबसे पहले तो ही वॉज इंडियाज़ फर्स्ट लॉ मिनिस्टर। कौन सा मिनिस्टर था? लॉ मिनिस्टर। दूसरा, ही वॉज एन इकोनॉमिस्ट। तीसरा, ही वॉज अ सोशल रिफॉर्मर। ठीक है। और चौथा, यह हमने उस दिन बताया कि ही वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी। ठीक है। फर्स्ट लॉ मिनिस्टर था, इकोनॉमिस्ट था, सोशल रिफॉर्मर था, चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी। ठीक है। इसको हम फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी इसको हम कहते हैं। ठीक है। आगे चलते हुए तो अब हम करेंगे फर्स्ट कैबिनेट एंड पोर्टफोलियोज। फर्स्ट कैबिनेट एंड पोर्टफोलियोज यानी कि कॉन्स्टिट्यूंट जो हमारा नेहरू था, सबसे पहले ये प्राइम मिनिस्टर बना। इसके पास कौन कौन से और पोर्टफोलियोज थे? तो नेहरू के पास, जवाहरलाल नेहरू के पास प्राइम मिनिस्टर तो ये था ही, इसके पास और कौन कौन से पोर्टफोलियोज थे? एक्सटर्नल अफेयर्स था, कॉमनवेल्थ था, कॉमनवेल्थ रिलेशंस, एक्सटर्नल अफेयर्स, कॉमनवेल्थ एंड साइंटिफिक रिसर्च। ठीक है। अगर हम बात करें सरदार पटेल की, दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट बंदा जो था, ही वॉज द होम मिनिस्टर, जिसके पास सारी पुलिस होती है, होम मिनिस्टर। इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, INB। ठीक है ना, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग एंड स्टेट्स। और क्या था? स्टेट्स। तो स्टेट्स थी इसके पास, तभी आप हिस्ट्री में भी पढ़ोगे कि इसने जितनी भी इंडिया की स्टेट्स थी, जिसको हम प्रिंसली स्टेट्स बोलते हैं, उसका मर्जर किया था इंडिया के साथ। किसने किया था? सरदार पटेल। तभी तो इसको इंडिया का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस मिलती है सरदार पटेल को। ठीक है। तीसरा बंदा जो इंपॉर्टेंट था वो था राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ही वॉज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। डिफेंस किसके पास था? सरदार बलदेव सिंह के पास। कुछ क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सरदार बलदेव सिंह के पास था डिफेंस। ठीक है। बी आर अम्बेडकर का हमने देख लिया पहले ही, इसके पास क्या था? फाइनेंस। सॉरी, फाइनेंस नहीं, लॉ, गलती से मैंने बोल दिया। बी आर अम्बेडकर के पास क्या था? लॉ। ही वॉज द लॉ मिनिस्टर। फाइनेंस मिनिस्टर भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो फाइनेंस मिनिस्टर जो था हमारा वो था RK चेट्टी, RKCHETTY चेट्टी। ठीक है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के पास क्या था? एजुकेशन। ठीक है। अब हम चलते हैं आगे, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में चलते हैं। मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे पहला आइडिया ये किसने दिया था? 1934 में। कब? 1934 में। किसने दिया था? MN रॉय। MN रॉय जो था, सबसे पहले ही पुट द आइडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है। इसे दिया तो 34 में था, और इसने सबसे पहला ये बंदा था जिसने ये आइडिया दिया था, MN रॉय। उसके बाद 1938 में क्या हुआ? जवाहरलाल नेहरू ऑन बिहाफ ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, जवाहरलाल नेहरू ऑन बिहाफ ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसने डिक्लेयर किया। क्या डिक्लेयर किया? कि इंडिया का एक कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज़रूरी है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्स्ट इंडिया मस्ट बी फ्रेम्ड बाय द इंडियंस विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस।
ठीक है। तो इसने पहले कहा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हम खुद लिखेंगे। ये बात इसने कब कही? 38 पे। तो अगर टाइमलाइन लिखी जाए तो सबसे पहले आइडिया किसने दिया? एम.एन. रॉय ने 34 में, फिर नेहरू ने कहा 38 में, ठीक है। एक मिस हो गया बीच में से। 35 में, 34 और 38 के बीच में एक 35 भी है। 35 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिमांड किया था, डिमांडेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू बी फ्रेम्ड सो दैट कॉन्स्टिट्यूशन बन जाए। यानी कि 1935 में आईएनसी ने, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने यह डिमांड की थी क्या? कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद 38 में नेहरू ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो होगी वो इलेक्टेड होनी चाहिए, वो बाय द इंडियंस, क्योंकि जब उसने कहा इंडियंस यानी कि उसमें अंग्रेज़ों का कोई लेना देना नहीं होगा, क्योंकि 38 में जब वो बोल रहा है उस टाइम अंग्रेज़ ही रूल कर रहे हैं हमारे पे, है ना। अब हम आते हैं 1942 में क्या हुआ। 1942 में क्रिप्स मिशन आता है। सर स्टिफर्ड क्रिप्स जो है वो इंडिया में आए, ठीक है, अंग्रेज़ था ये। तो इसने कहा कि फ्रेमिंग द इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन टू बी अडॉप्टेड आफ्टर द वर्ल्ड वार 2। इसने कहा देखो, आपको इतना पता होना चाहिए कि वर्ल्ड वार का टाइमलाइन क्या था। वर्ल्ड वार 2 का टाइमलाइन था 1939 से 1944 तक, ठीक है, 5 साल। अब जब क्रिप्स मिशन इंडिया में आया 1942 में, उस टाइम वर्ल्ड वार 2 चल रही थी। अब वर्ल्ड वार 2 में अंग्रेज़ों को इंडियंस का साथ चाहिए था। क्यों चाहिए था? क्योंकि इंडियन आर्मी वर्ल्ड वार 2 में वहाँ पे लड़ रही थी, जिसमें बहुत सारे हिंदू सरदार वगैरह लड़ रहे थे, राजपूत वहाँ पे। हमारी लड़ाई नहीं थी, वो लड़ाई किसकी थी? अंग्रेज़ों की, ठीक है। लेकिन यूज़ किसकी आर्मी हो रही थी? इंडिया की। तब इंडिया की आर्मी अगर बगावत कर देती, हमने नहीं लड़ना, तो इंडियन आर्मी की सपोर्ट के लिए क्रिप्स यहाँ पर आया और इंडिया की पॉलिटिकल लीडरशिप को कहा कि हम आपको आपका कॉन्स्टिट्यूशन देंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली देंगे वर्ल्ड वार 2 जब ख़त्म हो जाएगी, लेकिन तब तक आप हमारा वर्ल्ड वार 2 में क्या करो? साथ दे दो, ठीक है जी। लेकिन ये जो क्रिप्स मिशन के जो प्रपोजल्स थे, जो आप हिस्ट्री में पढ़ोगे, दे वर रिजेक्टेड बाय द मुस्लिम लीग। अब हम करते हैं कंपोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन नवंबर 1946। नवंबर 1946 under the scheme formulated by the cabinet mission plan. Under the scheme formulated by the cabinet mission plan. Very important question. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कौन से मिशन प्लान ने इंडिया को दी? कैबिनेट मिशन प्लान। अब कैबिनेट मिशन प्लान की बात करें तो ये इंडिया में 1946 में जब आया था, इसने ये कहा था कि पाकिस्तान नहीं बनेगा। यानी कि कैबिनेट मिशन प्लान ने ये कहा था, इट रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो कैबिनेट मिशन प्लान के अंदर 2 पॉइंट याद रखो। एक तो इसने हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई, दूसरा इसने पाकिस्तान की डिमांड को रिजेक्ट कर दिया। लेकिन ऐसे साइड पे बता देता हूँ, इसके बाद माउंटबेटन प्लान आया और उसने पाकिस्तान को एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, तो तभी पाकिस्तान बना। खैर अब ये चीज़ें हिस्ट्री में पढ़ोगे। अब टोटल स्ट्रेंथ जो कैबिनेट इसकी मिशन की थी वो 389 थी, जिसमें से हमने कल किया कि 200 समथिंग ने वो उसको साइन किया था, बाकियों ने साइन नहीं किया था, ठीक है। तो टोटल स्ट्रेंथ जो थी वो 389 थी, ठीक है। अब वो उसमें से 93 नॉमिनेटेड थे वगैरह वगैरह, वो याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, उसको छोड़ो।
जो हमने कल बात की थी कि इनडायरेक्ट इलेक्शन से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी, है ना, तो रफली एक बंदे के ऊपर कितने लोग रिप्रेजेंट कर रहे थे? रफली 1 सीट रिप्रेजेंटेड 10 लाख पीपल। एक सीट के ऊपर 10 लाख लोग रिप्रेजेंट हो रहे थे। एक और लिखेंगे, मेथड ऑफ इलेक्शन क्या था? मेथड ऑफ इलेक्शन मैंने कल बोला था इनडायरेक्ट था। कौन सा था? इनडायरेक्ट। लेकिन उसका प्रॉपर नाम क्या होता है? प्रॉपर नाम होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन का प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। क्या? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय द मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ठीक है, यही मेथड आज के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इलेक्ट करने के लिए भी यूज होता है। कौन सा मेथड? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। हम शॉर्टकट में इसको बोल देते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शन। ठीक है, एक और पॉइंट लिखेंगे, ये भी क्वेश्चन कहीं आ सकता है कि प्रिंसली स्टेट्स थे, कुछ जो मेंबर्स थे इंडिया इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, वो कहाँ से आए थे? प्रिंसली स्टेट्स थे। तो इंडिया की बहुत सारी प्रिंसली स्टेट्स थी, हंड्रेड्स ऑफ प्रिंसली स्टेट्स थी, तो वो आए थे ऑन द बेसिस ऑफ नॉमिनेशन एंड कंसल्टेशन। नॉमिनेशन एंड कंसल्टेशन, यानी कि या तो उनको नॉमिनेट किया गया था, तो या उनको कंसल्टेशन के थ्रू उनका नाम लाया गया था। यानी कि कहने का मतलब ये कि ऊपर वाला जो मेथड लिखा है ना, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, उस मेथड से वो लोग नहीं आए थे। समझ आया? तो उस मेथड से कौन से लोग आए थे? ब्रिटिश इंडिया के। अब आपको पता है ब्रिटिश इंडिया और प्रिंसली स्टेट्स में क्या डिफरेंस है? हाँ, प्रिंसली स्टेट्स में राजाओं का ही रूल था। ठीक है, छोटे छोटे शहर थे, जैसे कश्मीर, हैदराबाद, पटियाला, फरीदकोट, ये छोटे छोटे राज्य थे। तो इनके ऊपर राजाओं का रूल था। यहाँ से लोग कहाँ से कैसे आए थे? थ्रू नॉमिनेशन और कंसल्टेशन। और बाकी जो बड़ी बड़ी स्टेट्स थी, बंगाल, मद्रास उस टाइम का आज की 4 स्टेटों हैं, 4 स्टेट, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये सारी मिला के था। और उस टाइम का बॉम्बे, गुजरात और पूरा महाराष्ट्र मिला के था। ठीक है, तो ये बड़ी बड़ी स्टेट से कैसे आए थे? थ्रू इनडायरेक्ट इलेक्शंस। ठीक है ना। एक्चुअली उस टाइम पे जो स्टेट्स थी ना, हम जिनको आज स्टेट्स बोलते हैं, महाराष्ट्र, गुजरात, उनको स्टेट्स नहीं बोलते थे। उनको बोलते थे क्या? उनको बोलते थे ब्रिटिश इंडिया, प्रोविंसेस, उनको बोलते थे ब्रिटिश प्रोविंसेस। तो स्टेट्स होती थी प्रिंसली स्टेट, छोटी छोटी। ठीक है, आज हम सबको ही स्टेट बोलते हैं। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट एक सिस्टम होता है जिससे हम प्रेसिडेंट की भी इलेक्शन करते हैं। मतलब वो एक बड़ा फार्मूला लगाते हैं, उसके अंदर जब आप पढ़ोगे ना पॉलिटी डिटेल में, तो उसके अंदर आप आएगा कि बेसिकली प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए ना, जितनी स्टेट्स में असेंबलीज है ना, वो लोग वोट डालते हैं। फॉर एग्जांपल जम्मू की असेंबली होगी, पंजाब की असेंबली होगी जिसमें आम आदमी पार्टी के लोग हैं, हरियाणा की असेंबली होगी, वो लोग वोट डालेंगे प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए। हम आम जनता वोट नहीं डालेगी। ठीक है ना, तो उसमें वो वैसे होता है। ठीक है, अब हम लिखते हैं फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो फर्स्ट मीटिंग जो थी वो हुई थी, ये एक सेकंड, फर्स्ट मीटिंग से पहले हमने इलेक्शन का भी लिखना पड़ेगा।
पहले इलेक्शन का ही लिख लेते हैं, इलेक्शन लिख लो, इलेक्शन ऑफ फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो इलेक्शन जो इसकी हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, वो हुई थी जुलाई अगस्त 1946 में, जुलाई अगस्त 1946 में। टाइमलाइन है। जो मेंबर्स आए थे चुन के, उसमें से 208 कांग्रेस के मेंबर्स थे। कितने? 208। 73 मुस्लिम लीग के थे और बाकी अदर्स। और 93 सीट्स जो थी वो वैकेंट थी। 93 सीट्स जो थी वो वैकेंट थी। अब अगर हम बात करें मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है, दोबारा बोल दो, 208 कांग्रेस के, 73 मुस्लिम लीग के और 15 अदर्स भी हैं, और 93 सीट्स वैकेंट। फर्स्ट मीटिंग जो हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 में, 9 दिसंबर 1946। बट इट वॉज बायकॉटेड बाय द मुस्लिम लीग, इट वॉज बायकॉटेड बाय द मुस्लिम लीग। और इसका टेम्परेरी प्रेसिडेंट, बाद में तो प्रेसिडेंट कौन बना था? राजेंद्र प्रसाद। लेकिन टेम्परेरी प्रेसिडेंट कौन बना था? वो था सच्चिदानंद सिन्हा। एस सिन्हा कर दो, एस सिन्हा। और 2 टेम्परेरी वाइस प्रेसिडेंट्स भी थे। 2 टेम्परेरी वाइस प्रेसिडेंट थे, HC मुखर्जी एंड VT कृष्णामाचारी। HC मुखर्जी एंड VT कृष्णामाचारी, मचारी, MACHARI। और एक इसका लीगल एडवाइज़र भी था। लीगल एडवाइज़र का नाम था BN राव, BN राव। तेरह दिसंबर, अब हम लिखेंगे कंपोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो 13 दिसंबर 1946 में, 13 दिसंबर 1946 में क्या हुआ? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस पास हुए। क्या पास हुए? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या थे? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस नेहरू ने पास किए थे, जवाहरलाल नेहरू। ये था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव क्या है। हर कॉन्स्टिट्यूशन का एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए ना। तो एक ऑब्जेक्टिव्स इसने लिखे थे कि ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अब हम आज़ाद होने जा रहे हैं। आज़ादी के बाद हमने करना क्या है? देश को कहाँ लेकर जाना है? किस डायरेक्शन में लेके जाना है? क्या हमने इसको ग्लोबलाइजेशन की तरफ लेके जाना है? क्या हमने इसको सोशलाइजेशन की तरफ लेके जाना है? एक होता है ना सोशलाइजेशन का कंसेप्ट है, एक कैपिटलिज्म का कंसेप्ट है ना। तो क्या हमने अपने देश को कैपिटलिज्म की तरफ लेके जाना है जो अमेरिका करता है, या इसको सोशलिज्म की तरफ लेके जाना है जो रशिया करता है? तो किस डायरेक्शन में लेके जाना है? वो तो नेहरू के हाथ में था। तो इसलिए हमने मिक्स्ड इकोनॉमी चुना, आधा कैपिटलिज्म आधा सोशलिज्म। ठीक है। तो नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस लिखे। इन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को हम आज की डेट में बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। DPSPs, DPSPs शॉर्ट में डायरेक्टिव्स भी बोलते हैं। ठीक है जी। अब ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस थे इनको अडॉप्ट कब किया गया? 6 जनवरी नहीं, 22 जनवरी 1947। 22 जनवरी 1947 को इनको अडॉप्ट किया गया। दिए कब गए थे?
13 दिसंबर 1946 को, और 22 जनवरी 1947 को इनको अडॉप्ट किया गया। ठीक है, इसमें बोला क्या गया, पूरा भारत हमारा है, जो हमारे साथ आना चाहता है वो आ सकता है। ठीक है, एक तो ये चीज़ बोली गई, क्योंकि उस टाइम मुस्लिम हमारे साथ नहीं आना चाहते थे। ठीक है, दूसरी बात ये बोली गई कि पावर टू द पीपल, पावर टू द पीपल, एंड ये भी बोला गया सेफ गार्ड टू माइनॉरिटीज़। क्या बोला गया कि माइनॉरिटीज़ का ख्याल रखा जाएगा, और ये भी बोला गया वी आर अ सोवरियन नेशन, वी आर अ सोवरियन नेशन, हम एक आज़ाद देश हैं। एक बात इसमें याद रखने वाली ये है, ऑल द एमिनिएंट पर्सनैलिटीज एक्सेप्ट गांधी इंक्लूडेड, सारे लोग इसमें इंक्लूड करे हुए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, सिर्फ गांधी इंक्लूड नहीं था। ठीक है, क्योंकि गांधी ना तो पॉलिटिक्स में कोई इसको कोई पोस्ट मिली, ये खुद ही लेना नहीं चाहता था, और ना ही इसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कोई जगह मिली। ठीक है, तो गांधी इसका मेंबर नहीं था। ठीक है जी। अच्छा, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लाए कब गए, 13 दिसंबर को। ठीक है, इनको पास कब किया गया, इसकी डेट भी है, पास किया गया इनको 15 दिसंबर 1946 को। 13 को इंट्रोड्यूस हुए, 15 को पास हो गए, और 22 जनवरी 1947 को अडॉप्ट हो गए। 3 डेट्स हैं। ठीक है ना। छब्बीस जुलाई 1947 एक ऐसी डेट है, 26 जुलाई 1947, जब पाकिस्तान के लिए सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी। 26 जुलाई 1947 क्रिएशन ऑफ सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर पाकिस्तान। उनतीस अगस्त 1947 को क्या हुआ, 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी बनी, ड्राफ्टिंग कमेटी बनी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ B.R. अम्बेडकर। अच्छा, अब ये जो ड्राफ्टिंग कमेटी बनी, ठीक है, इसने अपनी पहली ड्राफ्ट कब सबमिट की, इंट्रोड्यूस द फाइनल, सॉरी फर्स्ट ड्राफ्ट, फाइनल ड्राफ्ट 4 नवंबर 1948। 4 नवंबर 1948, इसको हम फर्स्ट रीडिंग भी कहते हैं, फर्स्ट रीडिंग। इसकी सेकंड रीडिंग कब हुई, 15 नवंबर 1948। सेकंड रीडिंग कब हुई, 15 नवंबर 1948। और थर्ड रीडिंग कब हुई, 14 नवंबर 1949। 14 नवंबर 1949। पासिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन,
डिक्लेयर कब हुआ? कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका है 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949। जिसमें से 284 मेंबर्स ने आउट ऑफ 299 इन्होंने साइन कर दिए, 284 ने साइन कर दिए। जो ये कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ इसमें देयर वाज वन प्रीएम्बल। क्या क्या था इसके अंदर? वन प्रीएम्बल, एक प्रीएम्बल था। प्रीएम्बल क्या होता है? इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन, पढ़ेंगे हम अभी। 395 आर्टिकल्स। कितने आर्टिकल्स? 395, 395 आर्टिकल्स और 8 शेड्यूल्स, 8 शेड्यूल्स। आज 12 शेड्यूल्स हैं, पहले 8 शेड्यूल्स थे। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं हम। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्ड वन प्रीएम्बल, 395 आर्टिकल्स एंड 8 शेड्यूल्स। तो आधा कॉन्स्टिट्यूशन इस डेट को कमेंस हो गया। कमेंस यानी बिगिन हो गया। रेस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिमेनिंग क्लॉजेज वो पास हुए 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को पास हुए। आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास सबसे पहले कैबिनेट मिशन, मतलब सबसे पहले तो नहीं, लास्ट में 1946 में कैबिनेट मिशन आई, उसके बाद माउंटबेटन प्लान आया और लास्ट में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आया। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आया 1947। अकॉर्डिंग टू इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसने कहा कि जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, सबसे पहले उसने कहा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इज अ सोवरियन बॉडी। एक्ट ने खुद ही कह दिया कि इट इज़ अ सोवरियन बॉडी। सोवरियन क्या होता है? सोवरियन होता है इंडिपेंडेंट, यानी अंग्रेज़ों का उसमें कोई रोल नहीं है। तो अगर क्वेश्चन आए आपको कि वाज अवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अ सोवरियन बॉडी, आप बोलोगे यस। वो बोलेगा क्यों? आप बोलोगे बिकॉज इट वॉज डिक्लेयर्ड सो बाय द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, राइट। अब दो चीज़ें हैं। अगर तो सीए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अगर एज लेजिस्लेटिव असेंबली मीट करती है, एज क्या मीट करती है? लेजिस्लेटिव असेंबली मीट करती है, देन उसका चेयरमैन कौन होता है? जीवी मलवानकर। तब उसका चेयरमैन कौन होता है? जीवी मलवानकर। मैं दोबारा बोलता हूँ, अगर हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एज लेजिस्लेटिव असेंबली मीट होती है, if our constituent assembly met as legislative assembly, then who is the chairman? GV Malvankar. अगर हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी मीट होती है, क्या मीट होती है? एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी मीट होती है, देन चेयरमैन कौन होगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो हमने कल किया। ठीक है, आगे चलते हैं। फैक्ट्स पर्टेनिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, फैक्ट्स अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन। पहला फैक्ट, इसकी सील क्या है? एलिफेंट एज सिंबल। इसका सील है एलिफेंट, हाथी। एलिफेंट एज सील, सील मतलब स्टैम्प।
फर्स्ट प्रेसिडेंट जो बना वो 24 जनवरी 1950 को बना, हमारा 24 जनवरी 1950 को बना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कब बना? 24 जनवरी 1950। कॉन्स्टिट्यूशन को लिखते हुए खर्चा कितना आया? 64 लाख। कितना खर्चा आया? 64 लाख। टाइम कितना लगा? ये हमने कल लिखा, 2 ईयर 11 मंथ 18 डेज। ठीक है, लगभग 3 साल। 2 ईयर 11 मंथ 18 डेज। 2 ईयर 11 मंथ एंड 18 डेज। एक और चीज, हु वॉज द सेक्रेटरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? ठीक है ना, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का सेक्रेटरी कौन था? तो वो था जी HVR अयंगर। HVR अयंगर, IYENGAR। और एक इंपॉर्टेंट चीज, कैलीग्राफर कौन था जिसने एक्चुअली हैंड रिटन, जिसकी राइटिंग यूज हुई है ना, राइटिंग जिसकी यूज हुई, कल हमने देखा था कि हैंड रिटन है, तो वो अम्बेडकर की नहीं थी, वो कैलीग्राफी की हुई है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, RAIZADA। क्या देखो, वहाँ पे आपने प्रेम बिहारी नहीं ढूंढना। जब भी ऐसी प्रॉब्लम हो ना, नाम लंबा हो तो यार मुश्किल नाम हो, क्योंकि अभी आपने मुस्लिम नाम पढ़ने हैं, वो बहुत टफ होते हैं हिस्ट्री के, मुगल शुगल के, तो वो आपने एक ट्रिक करनी है। यहाँ आपने जब एंथ्रो वगैरह लोगे तो उसमें कुछ नाम होंगे ऑथर्स के, फॉरेनर्स भी, आपने एक ट्रिक कर इसमें याद रखनी, सर नेम याद रखो बस। जैसे हर्बर्ट साइमन, तो साइमन याद रखो, हर्बर्ट छोड़ दो। तो यहाँ पर इसको प्रेम बिहारी नारायण को छोड़ दो, राय ज़्यादा याद रखो, क्योंकि वहाँ पे जो मर्जी और सरनेम होगा ही होगा, सरनेम के बगैर कभी वो फर्स्ट नेम नहीं डालेगा। ठीक है, तो आप याद नाम रख लो याद, रायज़ादा, RAIZADA। ठीक है, आगे चलते हैं। तो क्या हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी थी? अगर क्वेश्चन आ जाए, वाज अवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी, तो इसका आंसर है नो, इट वाज नॉट अ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी। अब ये हम इसका क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, मतलब क्यों नहीं थी, एक से ये एक्चुअली फैक्ट में नहीं आएगा, ये क्रिटिसिज्म में आएगा। फैक्ट में रिप्रेजेंटेटिव तो ये बॉडी है थी, क्योंकि इसके इलेक्शन हुआ था। तो यहाँ पर क्यों कह रहा है कि वो रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं थी? क्योंकि वो इनडायरेक्ट इलेक्शन था, वो इस सेंस में कह रहा है। मतलब मतलब क्रिटिसाइज करने का तरीका है कि इसका सही होना चाहिए क्वेश्चन, वाज आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव बॉडी? ट्रूली ऐड करो, इसे गलत रहा ही लिखा है ट्रूली, तो नो, ट्रूली नहीं थी, क्योंकि ट्रूली तब होती जब डायरेक्टली इलेक्टेड लोग आते, जब हम लोग वोटिंग डालते, आम जनता वोट डालती, तो ये एक्चुअली में तो वो रिप्रेजेंटेटिव बॉडी थी। ठीक है ना, बट अगर सही सेंस में देखा जाए तो वो नहीं थी। दूसरा क्रिटिसिज्म इसका आता है टाइम कंज्यूमिंग, इसने काफ़ी टाइम लिया कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने में। ठीक है, तीसरा क्रिटिसिज्म इसका ये भी आता है कि इट वाज नॉट अ सोवरियन बॉडी। मतलब पीछे तो हमने किया कि इंडिपेंडेंस एक्ट ने बोला कि ये सोवरियन है, बट क्रिटिसिज्म में ये आता है कि सोवरियन नहीं थी। मतलब ये आप ना फैक्ट्स में ना ही लिखो तो ठीक है, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे। समझिए मेरी बात, अगर सोवरियन किस सेंस में नहीं थी, क्योंकि सारा कुछ अंग्रेज ही कर रहे थे, नॉमिनेशन सारी अंग्रेज कर रहे थे, अंग्रेज अभी यहीं पे थे, गए नहीं थे, तो एक तरह से सिर्फ नाम का सोवरियन था, लेकिन प्रैक्टिकली सोवरियन नहीं थी।
ठीक है। तो दूसरा इट वाज डोमिनेटेड बाय कांग्रेस, ये तो एक क्रिटिसिज्म है ही है, पूरा डोमिनेशन किसका था? कांग्रेस का। और एक और क्रिटिसिज्म आता है कि सारे के सारे इसमें लायर्स थे और पॉलिटिशियंस थे। इट वाज डोमिनेटेड बाय एडवोकेट्स एंड पॉलिटिशियंस। ये क्रिटिसिज्म्स हैं, ठीक है, फैक्ट्स नहीं है, ऊपर लिख लो। अगर समझ नहीं आ रहा तो इनको काट ही दो, आप पिछले वाले याद रखो। इट वाज अ सोवरियन बॉडी अकॉर्डिंग टू एक्ट, इट वाज अ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी, ठीक है। बस ये दोनों फैक्ट याद रखो, कंफ्यूज नहीं होए ना, क्या हो गए, समझ गए ना। अब हम आते हैं मेन टॉपिक पे नेक्स्ट, जो है सैलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इंपॉर्टेंट सैलिएंट फीचर्स समझ लोगे तो आपको काफ़ी कुछ समझ आ जाएगा। सैलिएंट फीचर्स, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के क्या सैलिएंट फीचर्स हैं? सबसे पहला, इसके अंदर फंडामेंटल राइट्स हैं। क्या हैं? फंडामेंटल राइट्स। दूसरा, इसके अंदर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तीसरा, इसके अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। चौथा, इसके अंदर सेकुलर स्टेट का प्रिंसिपल है। कौन सी स्टेट? सेकुलर। कौन सी स्टेट? सेकुलर। देखो, बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशंस सेकुलरिटी की बात नहीं करते। जैसे अगर पाकिस्तान की नाम अगर लोगे तो होगा इस्लामिस्ट रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, वो सेकुलर नहीं होएगा, इस्लामिस्ट है उसने लिखा, लेकिन हमने सेकुलर लिखा है, ठीक है। तो अभी हम भी कब तक सेकुलर है? हम भी क्योंकि हिंदू राष्ट्र की तरफ की बात हो रही है, हो सकता है हमारा देश का नाम भी सेकुलरिज्म हट जाए और हिंदू राष्ट्र का टाइप कुछ आ जाए, लेकिन अभी ये इसको कुछ सर्टेनिटी नहीं है इसकी, ठीक है। चौथा जो है, पांचवा रादर, वो है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ठीक है, यानी कि हर बंदे को वोट डालने का अधिकार। ये पहले 21 ईयर होता था इसकी एज, अब 18 साल है। ये 18 साल कब से हुई है? 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने ऐसा किया है। कौन सी अमेंडमेंट ने? 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये कब पास हुई थी? 1988 में। वेरी इंपॉर्टेंट। तो 1988 में 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाई गई, जिसके तहत वोटिंग एज को कम कर दिया गया 21 से 18 ईयर्स। नेक्स्ट जो सैलिएंट फीचर है वो है सिंगल सिटीजनशिप। क्या है? सिंगल सिटीजनशिप। तो हमारे देश में एक ही सिटीजनशिप है, सिटीजन ऑफ इंडिया। कभी आपने सुना सिटीजन ऑफ पंजाब? कभी आपने सुना सिटीजन ऑफ JNK या सिटीजन ऑफ सिक्किम? लेकिन अमेरिका में जाओ तो वहाँ पे ड्यूल सिटीजनशिप होती है, सिटीजन ऑफ कैलिफोर्निया एंड सिटीजन ऑफ USA।
ये आपको पता है? वहाँ पे ड्यूल सिटीजनशिप होती है, लेकिन हमारे कंट्री में सिंगल सिटीजनशिप है, राइट। आगे चलते हुए नेक्स्ट पॉइंट, इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी कहने का मतलब क्या है? हमारी जुडिशरी इंटीग्रेटेड है, इंटीग्रेटेड जुड़ी हुई मीन्स सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड लोअर कोर्ट, तीन ही होती हैं कोर्ट का लेवल। सुप्रीम कोर्ट टॉप पे, हाई कोर्ट स्टेट वाइज और लोअर कोर्ट यानी कि हाई कोर्ट के नीचे। ये तीनों एक दूसरे से जुड़ी हुई है, इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड। यानी कि हाई कोर्ट के जज सीनियर प्रमोट होके सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, सिमिलरली लोअर कोर्ट के जज प्रमोट होके हाई कोर्ट में जा सकते हैं। अगर किसी की प्रैक्टिस ज़्यादा है वकील की, एडवोकेट की, तो वो जज बन सकता है। सपोज़ करो अगर एक वकील की प्रैक्टिस है हाई कोर्ट में, तो वो सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है अगर ज़्यादा प्रैक्टिस है तो ये कुछ पैरामीटर्स हैं जिसके लिए हम कहते हैं कि इंटीग्रेटेड जुडिशरी। आप ट्रांसफ़र को छोड़ो, सिंपल ये है कि इन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड लोअर कोर्ट्स आर ऑल कंबाइंड, अलग अलग नहीं है ये, दे आर नॉट सेपरेट। और अगर हमने लिखा यहाँ पे इंडिपेंडेंट, तो इसका मतलब ये है कि जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट है, ना तो उसके ऊपर सेंटर का कंट्रोल है, ना तो उसके ऊपर स्टेट का कंट्रोल है। अब सपोज करो हाई कोर्ट ऑफ J&K, तो क्या लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ J&K हाई कोर्ट को कंट्रोल करता है J&K की को? नहीं। जो हाई कोर्ट होगा वो अलग काम करेगा और हमारा लेफ्टिनेंट गवर्नर अलग काम करेगा, वो एक दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं कर सकते। अगर करेगा तो इनफैक्ट कोर्ट को ये अधिकार है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करने का, कि वो लेफ्टिनेंट के किसी के ऊपर भी कंटेम्प्ट का चार्ज लगा सकती है। कंटेम्प्ट यानी आपने हमारी इंसल्ट कर दी। तभी तो लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं हर एक दूसरे को, लीडर्स एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ करते हैं, लेकिन आप कभी भी किसी हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के या किसी डिस्ट्रिक्ट जज को भी क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते कि उसकी जजमेंट गलत थी, क्योंकि आपके ऊपर वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का चार्ज लगा देगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पावर है हमारे इंडिया में, बाहर नहीं है, ये हमारे देश में ही है। अभी रह गई है ब्रिटिश लीगेसी की, बाहर नहीं है। तो कुछ देशों में है, कुछ देशों में नहीं है, लेकिन हमारे कंट्री में ये अभी भी है, ठीक है। तो पब्लिकली आप जज के खिलाफ कुछ बोल नहीं सकते, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी। नेक्स्ट, इंडिपेंडेंट बॉडीज। इंडिपेंडेंट बॉडीज लाइक CAG। तो हमारे पास इंडिपेंडेंट बॉडीज़ भी हैं, जैसे CAG। अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे CAG क्या है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन है ना, पढ़ा ना हमने, इलेक्शन कमीशन, UPSC, ठीक है। ये सारी इंडिपेंडेंट बॉडीज़ हैं। नेक्स्ट, एमरजेंसी प्रोविजंस। तो हमारे देश में एमरजेंसी प्रोविजंस भी हैं, हमारे देश में एमरजेंसी प्रोविजंस भी हैं। हम 3 तरह की एमरजेंसी लगा सकते हैं, नेशनल, फाइनेंशियल एंड स्टेट। नेशनल एमरजेंसी, फाइनेंशियल एमरजेंसी एंड स्टेट एमरजेंसी, ठीक है। आर्टिकल 352 और 356 होता है, अभी हम इसको छोड़ दो, आर्टिकल्स को छोड़ दो। नेक्स्ट फीचर, हमारे यहाँ पे 3 टियर सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है। 3 टियर, 3 टियर्स हैं,
पहला टीयर है सेंटर, दूसरा टीयर है स्टेट और तीसरा टीयर है पंचायती राज। पहला टीयर सेंटर, दूसरा टीयर स्टेट और तीसरा पंचायती, आप ऐसे लिख लो पंचायत्स एंड म्युनिसिपैलिटीज। जिसमें से ये जो तीसरा टीयर है ये बाद में आया है। ये कब आया? बाय द 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1991। देन नेक्स्ट फीचर है लेंथिएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लेंथिएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। लेंथिएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के भी कुछ रीज़न हैं, तो वो रीज़न भी लिख लो। लेंथिएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के क्या क्या रीजंस हैं? ए कि हमारा देश जोग्राफिकली बहुत बड़ा है, जोग्राफी। बी हिस्टोरिकली हमारे देश में पहले अंग्रेज़ों ने राज किया, उसके पहले मुगल्स ने राज किया, ठीक है। तो हिस्टोरिकल रीजंस भी हैं। पहला रीज़न ज्योग्राफी, दूसरा हिस्टोरिकल। तीसरा रीज़न हमारे यहाँ पे सिंगल सिटीजनशिप है। तो जब सिंगल सिटीजनशिप होती है ना, तो सिटीजनशिप के प्रोविजंस बहुत लंबे चौड़े होते हैं। तो वो एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है, ऐसा तो है नहीं हर स्टेट का अलग कॉन्स्टिट्यूशन है। अमेरिका में हर स्टेट का अलग कॉन्स्टिट्यूशन भी है, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन भी है और हर स्टेट का अलग कॉन्स्टिट्यूशन भी है। तो तभी उसका सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन छोटा है, क्योंकि आधी चीज़ें तो हर स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशन में आ गई है। लेकिन हमारे यहाँ पे स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं है, तो सारे का सारा सामान एक ही कॉन्स्टिट्यूशन में रखना पड़ेगा। तो तभी सिंगल सिटीजनशिप का एक रीज़न बनता है। क्योंकि क्वेश्चन आता ना, वाई अवर कॉन्स्टिट्यूशन इज सो लेंथी, तो इसके ये रीजन है। नेक्स्ट, इट वॉज डोमिनेटेड बाई लीगल ल्यूमिनरीज। Our Constitution Assembly was dominated by legal luminaries. सारे वकील वगैरह थे इसके अंदर। अगर कोई लेमैन होते तो इतना लेंथी नहीं बनता, लेकिन सारे ही एक्सपर्ट थे तो लेंथी बन गया। नेक्स्ट फीचर, ड्रॉन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ड्रॉन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस। सबसे पहले हमने कल किया 60 कंट्रीज से ये कॉन्स्टिट्यूशन बारो किया है हमने, है ना। तो डिफरेंट कंट्रीज, पहला पॉइंट ए डिफरेंट कंट्रीज। बी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। हमारा मैक्सिमम कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ही है, ठीक है। और बाकी का जो बचा है वो हमने 60 कंट्री से बारो किया है, ठीक है। क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 खुद में ही एक कॉन्स्टिट्यूशन था, इतना बड़ा एक्ट था वो, ठीक है। बी आर अम्बेडकर ने कहा था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है बाय रैनसैकिंग ऑफ ऑल नाउन कॉन्स्टिट्यूशंस। बाय रैनसैकिंग, RANSACKING, बाय रैनसैकिंग ऑल द नाउन
कॉन्स्टिट्यूशंस। ये किसने कहा? बी आर अम्बेडकर ने। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया है, वो क्या लिया है? हाँ, वो क्या लिया है? तो हमने लिया है स्ट्रक्चरल पार्ट। इंग्लिश में बोले तो द स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज बारोड फ्रॉम, इज टेकन फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, राइट? अंबेडकर ने क्या कहा? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे? बाय रैंसैकिंग ऑल द नाउन कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द वर्ल्ड। स्ट्रक्चरल पार्ट कहाँ से आया? 1935 एक्ट से। एक और चीज, फिलॉसफी, थर्ड पॉइंट इसको बना लो या अपनी तरीके से बनाओ। फिलॉसफी ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से आई है, कहाँ झलकती है? तो अगर हम बात करें हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी सबसे पहले झलकती है, इट इज डिपिक्टेबल इन द प्रीएम्बल। जो हमारा प्रीएम्बल है ना, इंट्रोडक्शन, वहां पे ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी झलकती है। जैसे कि लिखा हुआ है प्रीएम्बल में, वी द पीपल ऑफ इंडिया गिव टू अवरसेल्व्स ऑन दिस डे दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो इससे यह झलकता है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, कि ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया किसने है? लोगों ने ही बनाया है। सबसे पावरफुल कौन हुए? लोग ही हुए। दूसरा, इस पर डेट लिखी हुई है, हमने कब ये डेट को अडॉप्ट किया। तीसरा, ये लिखा हुआ है आगे चल के प्रीएम्बल में लिखा है सेकुलर, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सेकुलर है, हमारा देश भी सेकुलर है। सोशलिस्ट, सोशलिस्ट वर्ड हमने बाद में अमेंडमेंट से लाया था प्रीएम्बल के अंदर, यानी कि हमारी जो टोटल कैपिटलिज्म की तरफ नहीं जाएंगे, हम सोशलिज्म की तरफ जाएंगे, ठीक है। रिपब्लिक, ये भी हमारे प्रीएम्बल में लिखा हुआ है। तो रिपब्लिक क्या होती है? रिपब्लिक को समझ लेते हैं, टेक्निकल है थोड़ा। रिपब्लिक होती है जहां पे वेयर हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड। क्या? अगर हेड ऑफ द स्टेट हमारा इलेक्टेड होना चाहिए तो वो रिपब्लिक हो गया, ठीक है। हमारे यहाँ पे हेड ऑफ द स्टेट कौन है? प्रेसिडेंट। तो क्या ये इलेक्टेड है? यस, ही इज इलेक्टेड। ऑल्दो वो इलेक्टेड इनडायरेक्टली है, लेकिन इलेक्टेड तो है। तो हमारा देश क्या हो गया? रिपब्लिक, ठीक है। तो रिपब्लिक की डेफिनेशन क्या है? व्हेन द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड द कंट्री इज अ रिपब्लिक। अब अगर यूएस की बात करें तो वेदर यूएस रिपब्लिक है या नहीं, वहां पे हेड ऑफ द स्टेट कौन है? प्रेसिडेंट। क्या वो इलेक्टेड है? हाँ, है इलेक्टेड है, लेकिन वो प्रेसिडेंट इतना पावरफुल है क्यों होता है? क्योंकि वो डायरेक्टली इलेक्टेड है। हमारे वाला इनडायरेक्टली इलेक्टेड है। लेकिन रिपब्लिक की डेफिनेशन ये कहती है कि प्रेसिडेंट इलेक्टेड होना चाहिए, वो उसको ये नहीं लेना देना कि वो डायरेक्टली इलेक्टेड है या इनडायरेक्टली इलेक्टेड है। जब इलेक्टेड हो गया तो वो रिपब्लिक बन गया। तो इसलिए हमारा देश भी रिपब्लिक है, अमेरिका भी रिपब्लिक है, ठीक है ना। ये रिपब्लिक की डेफिनेशन है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, चाहे डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, इलेक्टेड होना चाहिए तो वो कंट्री बन जाता है रिपब्लिक, ठीक है जी। तो आवर कंट्री इज अ रिपब्लिक, ठीक है। तो ये सारा कुछ कहाँ लिखा हुआ है? हमारे प्रीएम्बल में। वी आर ए सेकुलर सोवरियन, सोवरियन भी लिखा हुआ है। सोवरियन मीन्स हमारा इंडिपेंडेंट देश है, हम किसी की देश के अंडर नहीं हैं, हमें कोई भी टर्म्स डिक्टेट नहीं कर सकता, हम अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं, खुद लेंगे। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम भी है कि हमारा देश जो है, जब हम आज़ाद हुए तो एक ब्रिटिश कॉमनवेल्थ थी। क्या थी? ब्रिटिश कॉमनवेल्थ। ये क्या है? जब हम आज़ाद हुए तो एक ब्रिटिश कॉमनवेल्थ बनाई गई,
जिसके अंदर जितनी भी ब्रिटिश कॉलोनीज थी ब्रिटेन की, वो सारे मेंबर्स उसके अंदर आ गए थे, हम भी हैं। ठीक है, वी आर अ पार्ट ऑफ ब्रिटिश कॉमनवेल्थ। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि ये भी ब्रिटेन की कॉलोनीज थी। कनाडा, ये भी ब्रिटेन की कॉलोनी थी। साउथ अफ्रीका, ये भी ब्रिटेन की कॉलोनी थी। बहुत सारे देश, पाकिस्तान, तो सारे ब्रिटिश कॉमनवेल्थ का एक पार्ट है। लेकिन हमने ये क्लैरिफाई किया कि बेशक although we are a part of British Commonwealth, but we are not like Britain cannot dictate us any terms कि आप ये करो, आप वो करो। ठीक है ना, हम इंडिपेंडेंट तो हैं, लेकिन हम अपनी मर्जी से ब्रिटिश कॉमनवेल्थ का पार्ट एक बन रहे हैं, क्योंकि हमारे ऊपर इन्होंने 300 साल रूल किया है। और हम, आपको पता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इन्होंने ही दिया हमें, और हम इसी को आज यूज़ कर रहे हैं। सारी पुलिस की, दारोगा की पावर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, IAS, IPS, ये जितनी भी सर्विसेज बनाई थी ये इन्होंने ही बनाई हुई है, हमने नहीं बनाया। हमने तो सिर्फ पंचायती राज लाया 1991 में, अलग टीयर। बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, उसके लॉज, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ एंड ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन, सारा इन्हीं का दिया हुआ है। ठीक है, तो इसलिए हमने एक्सेप्ट किया। अच्छा, रेलवेज हमें इन्होंने दी है ना, बहुत सारी चीज़ें हमने इनसे ली हैं। ठीक है, पढ़ाई इंग्लिश मीडियम हमने इनसे लिया। हमारा पार्लियामेंट हाउस, जो प्रेसिडेंट हाउस, जितना भी आर्किटेक्चर दिल्ली में आप देखते हो वो सारा इन्हीं का बनाया हुआ है, मॉडर्न, है ना। तो इसलिए हम इनकी योगदान को नेगलेक्ट नहीं करते, हालांकि हम इनको ओपनली ये कहते नहीं हैं। ठीक है, तो तब इसलिए हमने एक्सेप्ट किया कि हम एक ब्रिटिश कॉमनवेल्थ का पार्ट है, जितनी भी कॉलोनीज थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो ब्रिटेन हमें कोई टर्म्स डिक्टेट कर सकता है, डिक्टेट नहीं कर सकता, हम सोवरियन हैं। तो अगर सोवरियनिटी की बात होगी, अगर आप कल को कोई सोवरियनिटी के ऊपर लिखोगे तो कोई पूछेगा कि हम सोवरियन कैसे हैं, हम तो ब्रिटिश कॉमनवेल्थ का पार्ट हैं। आप कहोगे सर कि वी आर अ पार्ट ऑफ ब्रिटिश कॉमनवेल्थ बिकॉज वी अवरसेल्व्स एक्सेप्टेड दैट वी will be a part of British Commonwealth, but Britain cannot dictate us any terms on that. We will take our own decisions. We are a sovereign state. ठीक है, तो इसका आंसर ये है। ठीक है, तो फिलॉसफी की बात करें तो प्रियम्बल में फिलॉसफी झलकती है, फंडामेंटल राइट्स में फिलॉसफी झलकती है। बी, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स बी। और सी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। सी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो हैं बेसिकली वो कुछ हमें गांधी ने दिए थे। ठीक है, जैसे खादी वगैरह से कपड़ा वगैरह वो सारा कुछ करना। ठीक है, विमेन का एम्पावरमेंट, तो ये गांधी ने भी, कुछ गांधीयन भी हैं डायरेक्टिव्स। ठीक है, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, हाँ ये है कि हमें डायरेक्शन देते हैं, देश को डायरेक्शन देते हैं कि आपने जाना कहाँ है, तभी वो फिलोसफिकल है। ठीक है, तो सैलिएंट फीचर्स की बात हो रही है, तो नेक्स्ट है सैलिएंट फीचर है नेक्स्ट, ब्लेंड और मिक्स ऑफ rigidity and flexibility. It is a blend of blend of or mix of rigidity and flexibility. Rigidity and flexibility, इसका मतलब ये है कि कुछ कॉन्स्टिट्यूशन ना दुनिया में वो बहुत रिजिड है, जैसे यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन, और कुछ कॉन्स्टिट्यूशन जो हैं वो बड़े फ्लेक्सिबल हैं। ठीक है, जैसे अब इसमें हमारे वाला कहाँ स्टैंड होता है, हमारे वाला बीच में स्टैंड होता है, ना तो ये बहुत ज़्यादा रिजिड है, ना तो ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। ठीक है, तो हमारा दोनों के बीच में आएगा। तो अब रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी में डिफरेंस क्या है? रिजिडिटी होगी कि जो अमेंड ना हो सके,
जिसमें यानी कि हो तो सके बट मुश्किल से हो सके, जिसमें अमेंड करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए हर बार, प्रेसिडेंट की ऐसे मतलब बहुत कुछ चाहिए। तो इसलिए उसको अमेंडमेंट लाना, क्योंकि इतने लोगों को इकट्ठा करना, उनकी यस साइन लेने मुश्किल होता है। लेकिन जब वो सिंपल मेजॉरिटी से हो जाए अमेंडमेंट, एक होती है सिंपल मेजॉरिटी, एक होती है 2/3 मेजॉरिटी जिसको स्पेशल मेजॉरिटी बोलते हैं, ठीक है, एक होती है 1/3 मेजॉरिटी, सिंपल मेजॉरिटी। तो सिंपल मेजॉरिटी से आसान है, 2/3 मेजॉरिटी लोग ही मानते ही नहीं है। खास करके जब कोएलिशन गवर्नमेंट हो, जब 15-20 पार्टी साथ में हो, तो एक पार्टी कहती है मैं तो नहीं दूंगा अमेंडमेंट में साथ, आपने मेरे को मिनिस्टर बनाया था, नहीं बनाया ना, आपने तो अपने बीजेपी वालों को मिनिस्टर बनाया, अब उन्हीं से लो अमेंडमेंट के साइन, मैं नहीं करता। वो कहेंगे हाँ ये आपको बना देते हैं ट्राइबल अफेयर का मिनिस्टर, सिक्योरिटी भी 10 गाड़ियाँ साइड पे आपको दे देते हैं, घर में भी सिक्योरिटी लगा देते हैं। नहीं मेरे को बंगला भी चाहिए, अच्छा बंगला भी दे देते हैं, दिल्ली में चाहिए बंगला, दिल्ली में दे देते हैं, ठीक है, अशोका रोड पे चाहिए, वहाँ पे भी दे देते हैं, ठीक है। अब आप करोगे साइन, हाँ हाँ अब कर दूंगा साइन, ठीक है। तो वो अमेंडमेंट ऐसे मनाना पड़ता है एक एक बंदे को, ठीक है। तो कहने का ये मतलब है सिंपल टर्म्स में कि सिंपल मेजॉरिटी से अमेंडमेंट लानी इजी होती है, स्पेशल से मुश्किल होती है। तो रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी का ब्लेंड है हमारा वाला कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। हमारे देश में कौन सी गवर्नमेंट है? पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। ये पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट हमने कहाँ से लाई? यूके से। ये सिस्टम ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट हमने कहाँ से लाया? यूके से। क्योंकि हमारे ऊपर रूल किसने किया? यूके ने। अमेरिका ने थोड़ी रूल किया। अगर हमारे ऊपर अमेरिका ने रूल किया होता तो हमारे यहाँ पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता, है ना। लेकिन हमारे ऊपर यूके ने रूल किया, इसलिए हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। एक चीज़, ऊपर हमने 3 क्लॉजेस लिख दो। आपने लिखा ना ब्लेंड और मिक्स ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, उसके 3 पॉइंट्स हैं। आप लिखो 3 पॉइंट से पहले, एज सम अमेंडमेंट्स कैन बी अमेंडेड बाय, एज सम कैन बी अमेंडेड बाय, एज सम कैन बी अमेंडेड बाय ए 2/3 मेजॉरिटी, ए 2/3 मेजॉरिटी, बी सिंपल मेजॉरिटी। जैसे मैंने आपको कहा कि आधा कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा 2/3 मेजॉरिटी चाहिए अमेंड करने के लिए, आधे को सिंपल मेजॉरिटी चाहिए, और कुछ ऐसा पार्ट है 3 लिखो सी, उसको एब्सोल्यूट मेजॉरिटी चाहिए। क्या चाहिए? एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी होती है कि 2/3 भी और 50% स्टेट्स की यस भी। हमारी 28 स्टेट्स हैं तो 14 स्टेट्स की रजामंदी चाहिए, स्टेट्स की रजामंदी भी चाहिए साथ में। अगर 14 नहीं मानी, 13 मानी तो काम नहीं होगा, ठीक है ना। तो 2/3 मेजॉरिटी, सिंपल मेजॉरिटी और एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। हाँ हाँ, जैसे अगर प्रेसिडेंट की इलेक्शन को हमने चेंज करना है, जैसे प्रेसिडेंट की हमने डायरेक्ट इलेक्शन करानी है, तो वो सारी स्टेट्स की यस भी चाहिए, स्टेट्स भी माननी चाहिए, ठीक है ना। या हमने अपनी प्रेसिडेंशियल पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को चेंज करके प्रेसिडेंशियल बनाना है, तो वो तो अमेंडमेंट को वो वाली चाहिए फिर, ठीक है। अच्छा, दूसरा, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में लिखो तो ये एक सेकंड, एक पॉइंट और बोल दूं कि ये तीनों टाइप की अमेंडमेंट हैं, तभी हमने इसको क्या बोला है? ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। समझ गए ना? तभी हमने क्या बोला? ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। अगर एक टाइप की होती ना सिर्फ, तो हम बोल देते हैं ये रिजिड है, ठीक है। अब हम आते हैं पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट पे। नेक्स्ट है फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस। फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस।
फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस। अब फेडरल और यूनिटरी को भी देख लेते हैं। फेडरल और यूनिटरी क्या होते हैं? फेडरल का मीनिंग होता है व्हेन पावर्स आर डिवाइडेड बिटवीन यूनियन एंड द स्टेट्स, यानी कि डिवीजन ऑफ पावर। फेडरल जैसे अमेरिका में, अमेरिका एक परफेक्ट फेडरेशन है। अमेरिका क्या है? परफेक्ट फेडरेशन। क्यों? क्योंकि अमेरिका में पावर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स। ठीक है। हमारे यहाँ पे भी ऐसे है, हमारे यहाँ पे भी कुछ पावर स्टेट्स के पास है, कुछ पावर सेंटर के पास है। लेकिन एक डिफरेंस है, अमेरिका में स्टेट्स के पास बहुत ज़्यादा पावर्स है, हमारे यहाँ पे स्टेट्स के पास बहुत कम पावर्स है। ठीक है, इसकी आप आगे जाके पढ़ोगे कि लिस्ट होती है, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, 3 लिस्ट बनाई हुई है। ठीक है, तो सेंट्रल लिस्ट में वो आइटम्स आती हैं जिसके ऊपर सेंटर का कंट्रोल है, स्टेट लिस्ट में वो आइटम्स आती है जिसके ऊपर स्टेट्स का कंट्रोल है, और कॉन्करेंट लिस्ट में वो आइटम्स आती है जिसके ऊपर सेंटर का और स्टेट का दोनों का कंट्रोल है। ठीक है, तो 3 लिस्ट बनाई हुई है, हम आगे जाके पढ़ेंगे। अब हमने पहले ही देखा अमेरिका में ड्यूल सिटीजनशिप है, यानी कि स्टेट्स इतनी पावरफुल है कि स्टेट ने अपनी सिटीजनशिप दे रखी हुई है। दूसरा, हर स्टेट का अलग कॉन्स्टिट्यूशन है। एक तो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है ही है अमेरिका में, स्टेट्स का भी अलग से है। ठीक है, इंडिया में ना तो स्टेट्स का कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है, ना तो स्टेट्स की सिटीजनशिप हो सकती है, तो स्टेट की पावर कम हुई। ठीक है, तीसरा, अमेरिका में स्टेट्स को फाइनेंस जनरेट करने के लिए टैक्स बहुत सारे ले लेते हैं वो, लेकिन हमारे यहाँ पे ज़्यादा टैक्स जो जाता है वो, हालांकि हमारी स्टेट्स भी टैक्स लगाती है, लेकिन ज़्यादा टैक्स हमारा सेंटर कलेक्ट कर लेता है, स्टेट्स के पास थोड़ा टैक्स बचता है। ठीक है, तो हमारा भी फेडरेशन है, अमेरिका का भी फेडरेशन है। अब एक होता है यूनिटरी। यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन होता है जैसे फ्रांस का यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन है, वहाँ पे स्टेट्स के पास कोई पावर नहीं, नो पावर। फ्रांस में स्टेट्स के पास कोई पावर नहीं है, सारी पावर सेंटर के पास है। जहाँ सारी पावर सेंटर के पास हो, यूनिटरी। यूनिटरी मतलब सिंगल। अब हमारा क्या है, हमने क्या लिखा हेडिंग में, पढ़ो क्या लिखा? हमने लिखा फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस। तो हमारा देखने में तो फेडरेशन लगता है अमेरिका के जैसे, बट जब हम इसको यूज करते हैं ना, कॉन्स्टिट्यूशन देश को चलाते हैं, तो ये फेडरेशन नहीं लगता, तब इसमें यूनिटरी बायस दिखता है। क्या दिखता है? यूनिटरी बायस। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा है, उसके माँ बाप हैं। अब कहने में तो दोनों की बराबर पावर है बच्चे के ऊपर, माँ बाप की, लेकिन कभी कभी होता है कि मदर्स बायस, कि मदर ज़्यादा प्यार करती है या बच्चे को मदर ज़्यादा अच्छी लगती है, तो मदर का बायस रहता है। ऐसे ही हमारे देश में क्या है तो फेडरेशन, बट यूनिटरी बायस है, यानी कि सेंटर की पावर स्टेट से ज़्यादा है। हम आगे जाके जब पढ़ेंगे ना कॉन्स्टिट्यूशन, तो आपको पता चल जाएगा वो कैसे है। ठीक है, आगे चलते हैं। चलो, इसने यहीं पे लिख दिया तो यहीं पे कर लेते हैं, लंबा हो जाएगा थोड़ा। लिख लो वो कैसे है। तो ए लिखो फेडरल, इसमें फेडरल फीचर्स कौन कौन से हैं हमारे यहाँ पे? अच्छा, एक सेकेंड, पीछे हमने किए सैलेंट फीचर्स। ठीक है, आप कोई बुक पकड़ोगे ना अगर आप पॉलिटी की कोई, तो उसमें साइलेंट फीचर्स अलग लिखे होते हैं, फेडरल अलग लिखे होते हैं, यूनिटरी अलग लिखे होते हैं। तो साइलेंट तो हमने कर लिए, फेडरल और यूनिटरी हमारे इस टॉपिक में कवर होने वाले हैं अभी। ठीक है, तो आप लिखो फेडरल फीचर्स। नंबर 1, आप इसको मेन हेडिंग दे दो, फेडरल फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये, ऑब्जेक्टिव्स में पूछेगा
फेडरल फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नंबर 1, नहीं ये इंडियन का नहीं दिखा रहा है, एक सेकेंड, ये जनरल दिखा रहा है। चलो जनरल, आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिखो, सिर्फ फेडरल फीचर्स लिख दो। इंडियन नहीं है ये जनरली बता रहा है कि फेडरल कौन कौन से फीचर्स होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? 2 गवर्नमेंट्स, डिवीजन ऑफ पावर, जैसे मैंने बोला सेंटर एंड स्टेट्स। बी, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या मतलब है यहाँ पे, यानी कि फेडरल फीचर कैसे है ये, यानी कि फेडरल फीचर का सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है? पावर्स का डिवीजन। वो तभी होगा जब लिखा होगा कुछ। इसका मतलब रिटन कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए फेडरल होने के लिए, है ना? लिखा होगा ना कि कौन सी पावर किसकी, लिस्ट बनी होगी ना, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, यानी रिटन है। तो इसलिए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल फीचर है, ठीक है। रिजिडिटी इन अमेंडमेंट, रिजिडिटी इन अमेंडमेंट, फेडरल जो कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं उनमें अमेंडमेंट करने में रिजिडिटी होती है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, वो हमारा भी है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी। और एक और बायकैमरलिज्म, बायकैमरलिज्म, BICAMERALISM, बायकैमरलिज्म यानी 2 हाउसेस, लोकसभा राज्यसभा। अब यहाँ पे बायकैमरलिज्म फेडरल फीचर क्यों आया? क्योंकि हमने फेडरल फीचर में पहले ही देखा कि डिवीजन ऑफ पावर होगा, किस किस के बीच में? सेंटर और स्टेट के बीच में। अब जब स्टेट्स हैं, अगर सेंटर और स्टेट दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं ना, तभी डिवीजन होगा। जब स्टेट्स एग्जिस्ट कर रही हैं, इसका मतलब पार्लियामेंट में एक काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी होनी चाहिए, यानी कि राज्यसभा होनी चाहिए। 2 हाउसेज होते हैं, एक हाउस ऑफ पीपल, एक काउंसिल ऑफ स्टेट्स, यानी लोकसभा, राज्यसभा। जो राज्यसभा होती है वो स्टेट्स की होती है, ठीक है। तो तभी जब तक बाइकैमरलिज्म नहीं होगा, इसका मतलब वो फेडरेशन भी नहीं है। ये आपने दिमाग से सोच लेना, क्योंकि वहां पे पूछेगा प्रीलिम्स में, चाहे वो KS का हो चाहे IAS का हो, आइडेंटिफाई द फेडरल फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो उनमें से ये सारे फेडरल फीचर्स आपने लिख लिए: बाइकैमरलिज्म, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, रिजिडिटी इन अमेंडमेंट, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड 2 गवर्नमेंट्स। अब यहाँ पे इंडिपेंडेंट जुडिशरी फेडरल में क्यों आया? क्योंकि जो सेंटर और स्टेट्स के डिस्प्यूट्स होंगे उसको सुलझाएगा कौन? डिस्प्यूट्स तो होते हैं ना, पंजाब बोलता है जी ये मेरा पानी, हरियाणा बोलता है ये मेरा पानी रिवर्स का, JNK बोलता है ये मेरा पानी है रावी नदी का। सपोज करो रावी नदी पंजाब से आ रही, वो हरियाणा कहता है कि हमारे पास भी आना चाहिए इसका पानी। वो मतलब डिस्प्यूट्स, जो रिवर वाटर डिस्प्यूट्स हो गए, लैंड डिस्प्यूट्स हो गए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो वो सुलझाएगा कौन? जुडिशरी। वो तभी सुलझा सकती है ना जब वो इंडिपेंडेंट होगी। तो इसलिए इंडिपेंडेंट जुडिशरी होना भी फेडरल फीचर है, ठीक है ना। अब हम करते हैं यूनिटरी फीचर्स। नंबर 1, स्ट्रॉन्ग सेंटर। यूनिटरी फीचर में सबसे पहला पॉइंट, सेंटर जो है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग सेंटर। नंबर 2, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन यानी देश का एक ही कॉन्स्टिट्यूशन। नंबर 3, सिटीजनशिप, आप सिंगल सिटीजनशिप भी लिख सकते हो सिटीजनशिप की जगह। नंबर 4, इंटीग्रेटेड जुडिशरी, इंटीग्रेटेड जुडिशरी, ये इसको मैं समझाता हूँ। नंबर 5 लिखो,
यूनियन ऑफ स्टेट्स। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इनमें से कौन कौन से फीचर है? यूनिटरी में से टिक कर लो, स्ट्रॉन्ग सेंटर, यस हमारा सेंटर जो है वो स्ट्रॉन्ग है। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, यस ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। सिंगल सिटीजनशिप, ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। इंटीग्रेटेड जुडिशरी, जैसे हमने पहले पढ़ा, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। और यूनियन ऑफ स्टेट्स, हमारा देश एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट आर्टिकल है ना, आर्टिकल 1, वो क्या है? इंडिया इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो ये भी है। इसका मतलब सारे के सारे हमारे यूनिटरी फीचर्स हमारे पास हैं, ठीक है। और अगर फेडरल की बात करें, ऊपर से स्टार्ट करते हैं, तो 2 गवर्नमेंट्स, डिवीजन ऑफ पावर, यस सेंटर और स्टेट दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, यस वो भी हमारा है। यहाँ हम ये नहीं देखेंगे स्टेट्स का है कि नहीं, यहाँ हम ये देखेंगे सेंटर का रिटन है या नहीं रिटन, तो सेंटर का तो रिटन ही है। थर्ड, रिजिडिटी इन अमेंडमेंट है कि नहीं है, तो हमने पीछे देखा एब्सोल्यूट मेजॉरिटी चाहिए और 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, है ना। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी भी चाहिए कुछ प्रोविजंस को अमेंड करने के लिए, और कुछ प्रोविजंस को अमेंड करने के लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। इसका मतलब रिजिडिटी है, इसको भी टिक कर लो। इंडिपेंडेंट जुडिशरी है कि नहीं, ये भी हमने देखा, हमारी जुडिशरी इंडिपेंडेंट भी है और इंटीग्रेटेड भी है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ का यहाँ ध्यान रखो, सैलिएंट फीचर में फीचर आया था इंडिपेंडेंट एंड इंटीग्रेटेड जुडिशरी, लेकिन यहाँ पर इंडिपेंडेंट जुडिशरी फेडरल में आ रहा है और इंटीग्रेटेड कहाँ आ रहा है? यूनिटरी में। ये यहाँ पे कन्फ्यूजन है, ये इसको आपने रट्टा लगाना है। समझ लो तो ज़्यादा अच्छा है, वहाँ पे परेशान हो जाओगे कि कौन सा किस में है। अब किसने रट्टा सही नहीं लगाया ना, तो वो गलती से, अगर उसने इंडिपेंडेंट जुडिशरी यूनिटरी में डाल दिया ना, इंडिपेंडेंट जुडिशरी यूनिटरी में डाल दिया और आपने इसको टिक कर दिया, तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है, आप प्रीलिम से ही बाहर हो जाओ एक क्वेश्चन के चक्कर में। इसलिए इस चीज़ को, जुडिशरी वाले पॉइंट को याद रखना। नेक्स्ट, इंडिपेंडेंट जुडिशरी के बाद बाइकैमरलिज्म है कि नहीं? यस हमारे यहाँ पे 2 हाउसेज हैं, ठीक है। तो इसलिए हमारे देश में फेडरल फीचर्स भी हैं, यूनिटरी फीचर्स भी हैं, तभी हमने कहा ये ब्लेंड है। हैंस इट इज़ नोन एज, आप नीचे लिखो लास्ट में कंक्लूजन, हैंस इट इज़ नोन एज क्वासी फेडरल। क्वासी फेडरल, QUASI, QUASI फेडरल। क्वासी का मतलब आधा, हाफ, आधा फेडरल आधा यूनिटरी। यहाँ इसको एक और टर्म भी यूज़ करते हैं, और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। ठीक है जी, कल हम करेंगे सोर्सेज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब हम करते हैं न्यूज़ वाला।